सो गाइस रिलायंस पावर पर आप व्यूअर्स के कई सारे सवाल हैं। किसी के सवाल ये हैं कि क्या ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। कहीं से सुनकर क्या आते हैं व्यूअर्स, बहुत चीज़ें हैं आज की डेट में सोशल मीडिया में रूमर्स फैलाने के लिए भी, बहुत चीज़ें फैलाने के लिए भी, लेकिन रियलिटी मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंपनी पर आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी पर न्यूज़ क्या चल रही है, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के टेक्निकल्स कैसे चल रहे हैं। जब तब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है, तब तक आप कभी किसी कंपनी पर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है। सोशल मीडिया आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को करता है कि चलो यहाँ पर एंट्री करो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें वैसा हो जाएगा, या यहाँ से निकल जाओ, इसमें ऐसा होने वाला है, इसमें वैसा होने वाला है। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। पहले तो आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब रिलायंस पावर में एक्चुअल इशू क्या है। शुरुआत होती है रिलायंस पावर की जब इसका प्राइस था 52 पे। ठीक है, हम 52 क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन 52 स्टॉक में एक्चुअली क्या आया था, ये प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस था। मतलब जब स्टॉक में टॉप के लेवल से रिसेंटली जो टॉप आपका स्टॉक में बना था, वहां से जब स्टॉक 52 पर आया, ये आप कह सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद का प्राइस है। ठीक है, हम इतना मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद लगातार क्यों गिरा। पहला रीजन आपके पास में आता है, जब आपका प्राइस 52 पर था, पहला रीजन आपका जो वार मार्जिन होता है ना, वार मार्जिन आपको NSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये आपका तभी 100% पर चला गया था। ठीक है, अब ये 100% वार मार्जिन, यस मैं जानता हूं, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप इस समय कहोगे कि भाई ये क्या है, ये एक ही बात बार बार बताता रहता है। लेकिन लोग इसको इग्नोर करके बैठे तब से, जितनी बार मैंने बताया हर बार लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं। वार मार्जिन जब भी आपका 100% होता है, वो इंडिकेट करता है वॉलेटिलिटी ज़्यादा, हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। अब आप कहोगे भाई वॉलेटिलिटी तो ऊपर में भी होती है, वॉलेटिलिटी नीचे में भी होती है। वॉलेटिलिटी तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि भैया इतना ज्यादा गिर जाएगा। एक चीज सुनना, 52 मैंने आपको बोला, 52 से क्या हुआ, स्टॉक 52 से चला गया 49 तक। ठीक है, 49 के बाद आपका प्राइस आता है 44, 40, ऐसे ऐसे करके स्टॉक में गिरावट आई। वार मार्जिन आपको क्या बताता है कि स्टॉक वॉलेटिलिटी पर ज्यादा रहेगा, वॉलेटिलिटी पर ज्यादा रहेगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आपका वार मार्जिन 100% है, तब तक आपको ब्रेकआउट्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ब्रेकआउट्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये एक रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी और रीजंस भी हैं, उनको भी समझेंगे यहां पर। ठीक है, अब इसी वार मार्जिन परसेंटेज की वजह से क्या होता है कि आप BTST नहीं कर सकते, BTST नहीं कर सकते आप। यानी कि अगर आप मान लो आपकी बाइंग 60 पर है, 60 पर आपने एंट्री करी और आप अभी सोच रहे हो कि भाई स्टॉक का प्राइस 32 के पास है, फॉर एग्जांपल 32 के पास है, और मैं यहां पर क्या कर लूं, मैं अपने प्राइसेस को ना एवरेज कर लूं। ठीक है, आपने एवरेज तो कर लिया, लेकिन भाई कंपनी पे इस समय सिचुएशन इतनी खराब है कि 32 पर अगर आप एवरेज करने जा रहे हो एक सेशन, आपका एग्जैक्ट 32 भी आ गया फॉर एग्जांपल, और अगले दिन स्टॉक क्या कर रहा है भैया, अगले दिन 30 पर गिर जा रहा है। ठीक है, यहां पर मान लो कि अगले दिन स्टॉक क्या कर रहा है, 32 से 33 पर चला गया। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई अब तो मैं एग्जिट कर रहा हूं ना, लेकिन वार मार्जिन पर फिर आप एग्जिट भी नहीं कर सकते। आपका एवरेज तो हो गया, बट फिर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे अगले ही दिन के अंदर, यानी कि आपको एक दिन का और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगले दिन क्या हो रहा है, आपका प्राइस 32 के नीचे आ गया, 31 या 30 के आसपास, आप आ गए नुकसान में। अब आप कह रहे हो भाई अब मैं नुकसान में आ गया, अब फिर से नुकसान बढ़ चुका है मेरा, क्योंकि जब एवरेज किया तो क्वांटिटी बढ़ी, अब एक एक रुपए की गिरावट पर मेरा नुकसान और बढ़ जाएगा ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई फिर होल्ड करना पड़ेगा। तो यही होता है आपका वार मार्जिन 100%, हाई वॉलेटिलिटी आपकी होती है, जहां पर आपका एग्जिट कर पाना मुश्किल होता है अगर आप एवरेजेस के बाद करने की कोशिश कर रहे हो तो, यानी कि आपको 2 सेशन रुकना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यह देखना होगा कि भाई गिरेगा तो 2 सेशन बढ़ना चाहिए, ताकि एवरेज के बाद मैं किस में निकलूं, प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, ये आपकी एक चीज हो गई। शुरुआत हुई थी जब इस कंपनी की, रिलायंस पावर की, आज से लगभग 6-8 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूं, तब शुरुआत होती है अनिल अंबानी से। ठीक है, अनिल अंबानी से शुरुआत होती है, जब अनिल अंबानी के ऊपर केसेस चलते हैं 2019, 18, 17 के पुराने केसेस, इनसे शुरुआत होती है। ईडी की शुरुआत हो जाती है अनिल अंबानी के ऊपर। इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रिलायंस पावर के ऊपर, इनडायरेक्ट इंपैक्ट रिलायंस पावर के ऊपर पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते पड़ते स्टॉक ने क्या किया, 40 तक, ज्यादा से ज्यादा 40 तक गिर गया था स्टॉक, बस इतना ही।
लेकिन जब कंपनी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े, फॉर एग्जांपल विंड मिल जब कंपनी की ईडी ने जब्त कर ली, साथ में 100 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जब ईडी ने जब्त कर ली, साथ में जब कंपनी में रेजिग्नेशंस देखने को मिल गए ईडी की रेड के बाद में, ये रीजन रहे कि क्यों आपका रिलायंस पावर गिरा। अब रिलायंस पावर अभी और इसलिए गिर रहा है क्योंकि भैया सेबी ने भी ऑर्डर कर दिया है इनके रिलायंस पावर के ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए। फॉरेंसिक ऑडिट जब भी किसी भी कंपनी पे होता है तो भैया आपको वहां पर बहुत अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट अगर कोई भी कमी आती है वहां पर, तब आपकी सिचुएशन क्या आती है, तब कई बार क्या होता है, स्टॉक आपका जेड कैटेगरी में चला जाता है। अब आप कहोगे भाई ये जेड कैटेगरी क्या होती है? जेड कैटेगरी में कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्ते होते हैं, कई बार कुछ महीने भी चले जाते हैं, स्टॉक आपका ट्रेड करना बंद कर देता है। ठीक है, मैं आपको चीज बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई जेड कैटेगरी में आ गया। कई लोग ऐसी बातें सुन करके ना गालियां देना शुरू कर देते कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में होता क्या है, किस रेगुलेशन में क्या होता है। भैया अगर मान लो सिक्योरिटीज के ऊपर इन्होंने यहां पर जो है स्क्रूटिनी मांगा है, कंपनी से फॉरेंसिक ऑडिट मांगा है सिक्योरिटीज एंड सेबी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी ये कह रहा है कि भैया आपके ऑडिट होंगे, फॉरेंसिक ऑडिट आपके होंगे, तो भैया ये बात आपको पता होनी चाहिए। लोग आंखें बंद करके बैठ जाते और कहते हैं भाई ऐसी बातें मत कर, लोगों को बेवकूफ मत बता। बेवकूफ बनाने वाली बात ही नहीं है, यह हमें पता होनी चाहिए कि जेड कैटेगरी क्या होती है। इसके अलावा कंपनी पर डी रेटिंग मिली थी, यह आपको पता होना चाहिए डी रेटिंग क्या होती है। डी रेटिंग बताता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उन पर रिस्क है। डी रेटिंग आपको पता होना चाहिए। ये डी रेटिंग कंपनी को आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मिली थी, जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि भैया डी रेटिंग क्या होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, कंपनी में क्या आगे हो सकता है। देखो अब एक चीज यहां पर और सुनना, ये सब मैं क्या आपको बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या चल रहा है सब। अगर मान लो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आज कंपनी में कोई और न्यूज आ जाती है, तो भैया क्या करना है आपको? गूगल आपके सामने रखा हुआ है, उस पर इंस्टाग्राम चलाने से बढ़िया ये है कि भाई इन सब चीज़ों को देखो ये क्या होता है। अगर डी रेटिंग आपने यहाँ पर सुना तो भैया जाकर के उसको रिसर्च करो कि ये डी रेटिंग क्या होती है, क्योंकि ये आप ही का ही पैसा है भाई, ये किसी और से नहीं आपने ले रखा, खुद कमा करके मेहनत से यहाँ पर आए हो इन्वेस्ट करने के लिए, समझे? तो इस पर रिसर्च भी करना सीखो। डर से कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है कि भाई डर रहा है, डरा रहा है वगैरह, ये सब कर रहा है। भाई डर तो कुछ होता ही नहीं है। आपने इन्वेस्ट करा, आपने क्या सोचकर इन्वेस्ट करा? कंपनी का बिजनेस ना। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर ही सवाल अगर उठ जाए, कंपनी के ऊपर ईडी हाथ धो करके पड़ जाए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो जाए, तो आपको अपने डिसीजंस को रीइवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि ये सोचोगे कि भाई कंपनी वापस से बढ़िया हो जाएगी। चलो जब होगी वो दूसरी बात है, लेकिन अभी दिक्कतें उनको आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये है अभी कंपनी की सिचुएशन। अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर मिस कर रहा हूं तो ये मत टेंशन मत लेना कि मिस कर दिया है। बहुत सी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई सारे रिलायंस पावर के वीडियोस के अंदर। और आपका अगर सवाल कमेंट बॉक्स में आने वाला है रिलायंस इंफ्रा को लेकर के कि भाई इसका क्या होगा, तो इस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बना दी हैं। कई सारे तो मतलब 2 से 3 वीडियोस बना रखे हैं, देख लिया करो भाई। क्योंकि अभी भी आप कमेंट बॉक्स में यही बोलोगे कि भाई इसका क्या होगा, रिलायंस इंफ्रा का। ट्रेडिंग सस्पेंशन होता है, क्यों होता है, एएसएम क्या होता है और सर्विलेंस क्या होता है, आईबीसी क्या होता है, इन सब के जवाब वीडियो में दे रखे हैं भाई। ठीक है, पर स्टिल अगर आपका कमेंट आने वाला तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वीकली सर्वेलेंस होता है एक तो, ठीक है। दूसरा 90 डेज का क्राइटेरिया होता है। अगर वीकली सर्वेलेंस में सब चीजें नॉर्मल आती हैं तो आप आ जाते हो वापस नॉर्मल ट्रेडिंग पर। लेकिन 90 डेज का अल्टीमेट फिर क्राइटेरिया होता है। 90 डेज के अंदर भी अगर आपकी चीजें रिजॉल्व होती तो भी आ जाते हो, लेकिन 90 दिन के बाद अल्टीमेटली आप आ ही जाते हो। बट अगर नहीं भी आते, इसका मतलब यह है कि कंपनी में और भी ज्यादा खराबी है। बाकी इंफॉर्मेशन रिलायंस इंफ्रा के वीडियो में है, जरूर देख लेना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। होप कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना।